एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। ये जो आपकी बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। अगर आपको बाकी चैप्टर पढ़ने हैं ज्योग्राफी के तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास 12 ज्योग्राफी का फुल सिलेबस। एंड अगर नोट्स चाहिए हैंड रिटन एंड टाइप्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के और सभी सब्जेक्ट के, क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ के, इवन इंग्लिश, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, एवरीथिंग, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको दिख रहा है, वहाँ पे जाके आपको सारे नोट्स, हैंड रिटन, मैप वर्क, short answers, long answer, you will get everything free of cost. Just go and follow me and take this study material from my Instagram ID. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है हर एक सब्जेक्ट की, क्लास 12th एंड 11th ह्यूमैनिटीज़ की, जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हो। चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना वाटर रिसोर्सेज। चैप्टर लेंदी ज़रूर है बट बहुत आसान चैप्टर है ये। इसमें दिस इज जस्ट द लर्निंग चैप्टर, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। और मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में लिख दिया है जो कुछ भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, तो बस आपको अभी अपने रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लेना जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी लर्न करने को। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो वाटर क्या है? वाटर एक रिसाइकलेबल रिसोर्स है, वी नो। एक एबायोटिक रिसोर्स है, यानी कि ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्स है ये। और रिसाइकलेबल मतलब कि वाटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। अगर कुछ समय के लिए हम वाटर के यूजेज को रोक दे या कम कर दे, उसे टाइम दे रिसाइकिल होने का, तो वो अपने आप रिसाइकिल हो सकता है। देखो वाटर, अब तुम सोचोगे कि फिर ये क्यों कहते हैं वाटर खत्म हो जाएगा, वाटर की प्रॉब्लम आएगी। वाटर की स्केर्सिटी यानी कि कमी है वाटर की, बट एक जो वाटर है हमारा, इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। ये एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। ये अपने आप अगर हम थोड़ा टाइम दें इसको, तो ये अपने आप अपने लेवल पे वापस आ सकती है। बट मेन रीज़न क्या है? वी हैव टू गिव इट द टाइम। हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन रोकनी पड़ेगी, डेवलपमेंट प्रोसेस रोकना पड़ेगा। वाटर के जो लेवल है उसको रेन्यू होने के लिए, उसको वापस बढ़ाने के लिए थोड़ा उसको टाइम चाहिए। तो वाटर इज़ अ रेन्यूएबल रिसोर्स, वाटर इज़ अ एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक कौन से होते हैं? जो नेचुरली होते हैं। तुम थोड़ी लाए हो वाटर, अपने आप आया नेचर से हमारे पास, तो इट इज़ अ एबायोटिक एंड अ नेचुरल रिसोर्स। तो बस हम इंडिया में पढ़ेंगे तो वाटर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन अर्थ दीज डेज। क्यों? रेन्यूएबल रिसोर्स तो है, बट स्टिल इतना ज़्यादा यूजेज हो गया वाटर का, फॉर हाउस होल्ड पर्पज से लेके एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्रियलाइजेशन तक हमें वाटर की ज़रूरत ही ज़रूरत है। तो इसलिए वाटर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन द अर्थ। अब अगर हम देखें तो देयर इज 71% ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो बहुत सारा पानी है, फिर क्या दिक्कत है? बट नहीं, दिक्कत ये है कि उसमें से बस 3% है फ्रेश वाटर जो हम यूज़ कर सकते हैं, और वो भी कुछ ग्लेशियर फॉर्म में है, कुछ रिवर फॉर्म में है। तो बहुत कम पानी है जो हमें एग्जैक्टली यूज़ करने के लिए मिलता है। तो अगर हमें वाटर को वी वांट कि हम भी यूज़ करें, हमारे बच्चे भी यूज़ करें, बच्चों के बच्चे भी यूज़ करें, हर किसी को वाटर मिले, तो उसके लिए वी नीड इट्स इफेक्टिव यूज़ एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्टिव हो। ये ना हो कि कुछ इलाके तो ऐसे हों वो भैया रोज स्विमिंग पूल लगा के नहा रहे हैं, और कुछ बेचारे ऐसे हो जिन्हें एक गिलास पानी पीने तक को नहीं मिल रहा है, या हाथ धोने तक के लिए भी पानी नहीं है। तो इसका इफेक्टिव यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया का ही हमें पढ़ना है। तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 2.45% ऑफ वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया। हमारा एरिया कितना है अगर हम देखें तो 2.45%। इसमें से हमारा पानी कितना है? हमारे पास कितना पानी है? 4% पानी हमारे पास है। एंड हमारी पॉपुलेशन कितनी है? वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में हम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो इट इज़ 16% पॉपुलेशन हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाउ एनुअल प्रेसिपिटेशन हमारे को कितनी मिलती है? प्रेसिपिटेशन मतलब स्नोफॉल, रेनफॉल, जो कुछ भी ऊपर से गिर के आता है ना हमारे पास पानी के फॉर्म में। स्नोफॉल भी तो पिघल के पानी बन जाती है। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन हमारी है 400 क्यूबिक किलोमीटर। इसको अपने रजिस्टर में कीवर्ड बना के लिखो एंड देन लर्न इट। और ग्राउंड वाटर कितना है? जो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो हमारे पास है 1869 क्यूबिक किलोमीटर, जिसमें से सिर्फ 60% ही यूजेबल है। तो यहाँ लिखा हुआ है 1122 क्यूबिक किलोमीटर इज ओनली यूजेबल। अब आते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज पे, यानी कि सरफेस पे हमारे को, ये तो एनुअल प्रेसिपिटेशन तो ऊपर से आ रही है ना, सरफेस वाटर रिसोर्सेज हमारे पास 4 हैं। फर्स्ट इज रिवर, हमें पता है, नदी, लेक पता है उन्हें, नैनीताल में लेक है जो बिल्कुल एक ग्राउंड के बीच में बनी होती है। पॉन्ड एंड टैंक्स, ये हमारी 4 मेन रिसोर्सेज है। एंड नंबर ऑफ रिवर्स कितनी है? 10,360 रिवर्स देयर इन इंडिया। इसकी एक ट्रिब्यूटरी, यानी कि जो एक इनकी ट्रिब्यूटरी जा रही होती है, ऐसी रिवर है, ये ऐसे यूँ निकल के जा रही होती है, इनकी मिनिमम जो ट्रिब्यूटरी लेंथ है दैट इज़ 1.6 किलोमीटर लॉन्ग, मिनिमम मैक्सिमम इतनी है। अब एनुअल फ्लो इन रिवर, यानी कि कितना पानी रिवर में यूजुअली होता है, तो इट इज़ 1869 क्यूबिक किलोमीटर।
ठीक है, इसको मत लर्न करना, 1869 क्यूबिक किलोमीटर, बट इसमें से हम यूज़ बस 32% कर पाते हैं। कितना यूज़ कर पाते हैं? जो टोटल रिवर वाटर है उसमें से सिर्फ हम 32% ही हमारे यूजेज के लिए अवेलेबल है, ये आपको याद है। अब जो वाटर होता है रिवर के अंदर वो मानसून के समय पे बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा होता है। ऑब्वियस है, ऊपर से पानी आता है, वो रिवर में गिरता है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, इनमें सबसे ज़्यादा पानी होता है एंड इनका कटैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा है, इसलिए दीज आर द रिवर्स जिनमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल का पानी इकट्ठा होता है। अब ये कटैचमेंट एरिया क्या है? देखो, ये मान लो तुम गंगा नदी है, ठीक है, गंगा मान लो, ब्रह्मपुत्र मान लो, या फिर इंडस मान लो, ये हमारी नदी है। इसके जितने भी आसपास के इलाके हैं, ये इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे हुई बारिश तो उस बारिश का पानी रिवर के अंदर ही तो जाएगा, ठीक है। तो अगर गंगा के पास में ऐसे शहर पड़े हैं, ऐसे एरिया पड़े हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऑब्वियस है गंगा में ज़्यादा पानी आएगा। तो इसलिए गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस के आसपास में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए इनका कटैचमेंट एरिया भी ज़्यादा है, इसलिए इनमें मानसून के टाइम पे ज़्यादा पानी भर जाता है। टोटल वाटर रिसोर्सेज में से हमारी 60% एरिया जो है वो सरफेस वाटर का है, बट वो भी यूटिलाइज नहीं होता है हमारा। सब कुछ थोड़ी यूटिलाइज कर रहे थे, 60% सरफेस वाटर है हमारे पास, बट सब यूटिलाइज नहीं होता। अब पेनिनसुलर रीजन की बात करें, पेनिनसुलर रीजन वही नीचे वाला जो हमारा ये रीजन है, इसमें जो 3 मेन नदियाँ हैं वो कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। एंड इनका जो एनुअल फ्लो है ये कम होता है, यानी कि नीचे इतनी बारिश नहीं, इनका कटैचमेंट एरिया कम है, इनके अंदर कम पानी आता है, बट यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का अधिकतर पानी यूटिलाइज हो जाता है। तो इसमें आपको मेनली लर्न क्या करना है, एक बार ये देखते हैं। इसमें तीनों रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स का नाम 1 मार्कर में लर्न करना है। कौन सी रिवर ऐसे जिनमें सबसे ज़्यादा पानी आता है? 1 मार्कर के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। कटैचमेंट एरिया आई हैव एक्सप्लेन टू यू हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन इंडिया एंड टोटल वाटर रिसोर्सेज कितनी है? 60% है, बट उसमें से सारा हमारा यूज़ नहीं होता। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिसोर्स, दैट इज ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर भी एक रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है, यानी कि ये भी अपने आप को रिन्यू कर सकती है। तो दैट इज 432 क्यूबिक किलोमीटर में हमारा ग्राउंड वाटर एरिया है हमारे पास। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसमें 46% ऑफ द टोटल ग्राउंड वाटर है हमारा। अब कुछ स्टेट ऐसी होती है जहाँ पे लेवल हाई होता है ग्राउंड वाटर के यूसेज का, कहीं पे बहुत कम ग्राउंड वाटर यूज होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। तो ये 1 मार्कर के लिए आपको याद रखने हैं। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान में हाई यूजेज है ग्राउंड वाटर का। गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र में मॉडरेट है, यानी कि मॉडरेटली यूज़ होता है। और छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरला में बहुत लो लेवल पे ग्राउंड वाटर जो है यूज़ होता है। तो दैट मीन्स इन स्टेट्स के अंदर सरफेस वाटर का यूज़ होता होगा। अब आते हैं लगून्स एंड बैक वाटर्स में। लगून क्या होता है? लगून एक सॉल्टी वाटर लेक होती है जो सी के पास में बन जाती है। ये हमारा सी है, समुद्र है, बीच में एक थोड़ा सा लैंड का पीस आ जाता है और ऐसे एक ये लगून टाइप फॉर्म हो जाता है, इसके अंदर सॉल्टी वाटर होता है। और हमारा बैक वाटर्स भी ऐसे ही होता है। बैक वाटर जो हमारी रिवर है उसके पास में एक बैक वाटर बन जाता है, तो उसका पानी भी लोग यूज़ कर लेते हैं। तो जो हमारे लगून्स एंड बैक वाटर्स हैं ये मेनली इस रीजन में पाए जाते हैं इंडिया के। ये पेनिनसुलर रीजन जो है हमारा, क्योंकि ये इंडेंटेड है, इंडेंटेड देखा ना हमने, ऐसे यूँ कर्व्स हैं, कट्स हैं, तो उसकी वजह से लगून्स फॉर्म हो जाते हैं कि बीच में लैंड आ गया, इसके बीच में लैंड आ गया तो इधर रिवर के साइड में बैक वाटर बन जाता है और लगून्स बन जाते हैं सी की साइड में। तो इंडेंटेड कोस्ट लाइन्स की वजह से इंडिया के अंदर लगून्स एंड लेक्स हैं और बैक वाटर्स हैं। तो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? ये 1 मार्कर है। केरला, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अंदर लगून्स, लेक्स एंड बैक वाटर्स पाए जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? ब्रैकिश वाटर बॉडीज, ब्रैकेट्स में बन जाती है ना, इसलिए ब्रैकिश वाटर बॉडीज कहा जाता है। और इनका मेन यूजेज क्या है? फिशिंग के लिए, इरिगेशन के लिए यूज हो जाता है। पैडी और कोकोनट जैसी जो क्रॉप्स है जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है उनके लिए इसमें से वाटर इरिगेशन के लिए ले लिया जाता है। अब देखते हैं वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। ये मैंने फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में बना दिया है, 1 मार्कर में आएगा, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस टेबल। तो एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा यूज़ किसका है? पानी का। एग्रीकल्चर में हर एक क्रॉप को पानी चाहिए उगने के लिए। उसके बाद आता है हमारा डोमेस्टिक यूज़, इन थर्ड पे हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का यूज़। तो एग्रीकल्चर 89% सरफेस वाटर यूज़ करता है और 92% ग्राउंड वाटर यूज़ करता है।
ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुद डैम, दामोदर वाली प्रोजेक्ट, इतने सारे हमारे डैम प्रोजेक्ट्स बने 5 ईयर प्लान में। किस लिए? कि एग्रीकल्चर फैसिलिटी के अंदर हमारे इरिगेशन पहुंच जाए, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पहुंच जाए एग्रीकल्चर तक। तो उसके लिए बड़े बड़े डैम्स बने हमारे, जिससे आराम से एग्रीकल्चर हो पाए, आराम से इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए सारे किसानों को। अब बात करें डोमेस्टिक की, तो घर का यूजर जैसे जो आप कह लो 9% सरफेस वाटर से होता है पूरे इंडिया का, 3% ग्राउंड वाटर से। पाई चार्ट बना हुआ है बुक में, उसी में से देखा है ये मैंने। इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखें हम तो 2% सरफेस वाटर ये यूज़ करते हैं और 5% ग्राउंड वाटर। 1 मार्कर के लिए आपको एज इट इज़ इसको लर्न कर लेना है। अब देखते हैं डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। ठीक है, तो डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन भी चेंजेस होते हैं, बिकॉज जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा आती है वहाँ पे थोड़ा इरिगेशन फैसिलिटी का कम भी डिमांड होती है, बट जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आती है तो वहाँ पे तो हमें इरिगेशन लगाने पड़ेगा, या ट्यूबवेल लगाएंगे या कुछ भी करेंगे कि जिससे पानी वहाँ पे अवेलेबल हो। तो इरिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब राइस, शुगर केन, जूट, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिनमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। एंड जब हम हाई व्हील वेराइटी के सीड्स यूज़ करते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, HYV सीड्स आए, तो HYV सीड्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। HYV सीड्स में ज़्यादा पानी पड़ेगा तो क्रॉप अच्छे निकल के आएगी। तो इसलिए पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में बहुत ज़्यादा पानी की इरीगेशन फैसिलिटी की यूसेज होती है और चाहिए उनको। तो टोटल 85% तो हमारा इरिगेशन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी को मिलाकर चाहिए होता है, इरिगेटेड एरिया। अब अगर खाली हम पंजाब की बात करें तो इरिगेटेड एरिया अंडर वेल एंड ट्यूबवेल, यानी कि जो वेल और ट्यूबवेल से हमारा इरिगेशन होता है, दैट इज़ 76%। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो 51.3%। इन दोनों स्टेट्स का ही इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीकेंड से हार्वेस्ट निकली थी वीट की, तो इस वजह से यहाँ पे हमें इनका दिखाया गया। अब राजस्थान और बिहार की बात करें तो ये 2 ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। राजस्थान के अंदर बारिश तो आती नहीं, ग्राउंड वाटर ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं आती बारिश तो इसलिए वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर फ्लोराइड इज़ एन, आपको पता होगा केमिकल होता है, तो उस फ्लोराइड अगर बढ़ जाएगा तो लोगों की हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है। तो ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, इसलिए वाटर के अंदर फ्लोराइड आ रहा है। एंड ये किस वजह से आ रहा है फ्लोराइड? ओवर विड्रॉल, बहुत ज़्यादा यूज़ करे ग्राउंड वाटर, उसको रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। एंड इनफैक्ट वेस्ट बंगाल का भी यही हाल है। अब आते हैं इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम। अब हमने यहाँ आ गए ना, प्रॉब्लम पे शुरू हो गए, फ्लोराइड आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तो अब हम इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। प्रॉब्लम हमेशा क्यों है वाटर को लेके? फर्स्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ रही है, सेकंड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन, एंड थर्ड इज द कंजम्पशन। बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजम्पशन, हर एक को पानी चाहिए, इधर एग्रीकल्चर सेक्टर, इधर इंडस्ट्रियल सेक्टर, इधर डोमेस्टिक वन, तो हर एक को पानी से, इसलिए इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स आर देयर। तो आगे का चैप्टर, ओके सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटोरिटेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। इसमें सिंपल सा यही है कि पानी की क्वालिटी खराब होती है जब उसके अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है। फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि आप कह सकते हो माइक्रो इकोनिज्म आ गया, ऑर्गेनिज्म आ गया, केमिकल वेस्ट आ गया, या फिर कोई पॉल्यूटेंट, इंडस्ट्री का वेस्ट आ गया, कोई गंदा केमिकल आ गया, तो उस वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। और हमें पता है कि वाटर की क्वालिटी दिन पर दिन बेकार होती जा रही है बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखो बहुत लंबा सा पैराग्राफ दे रखा है, उसमें कुछ भी नहीं है। ये हो गया है कि आज के समय पे इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कंजर्व वाटर, बहुत नेसेसरी हो गया क्योंकि कल को पानी खत्म हो जाएगा, फिर वर्ल्ड वॉर 3 होगा पानी के ऊपर, देन व्हाट। तो इसलिए वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वी हैव टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि हम तो यूज़ करें बट हमारी फ्यूचर जनरेशन भी वाटर को यूज़ कर पाए, इसके लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर की जरूरत है और वाटर मैनेज हो पाए। तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, पहले तो काम करना पड़ेगा वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो उसके लिए हमें पता है कि वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है, श्रिंक्ड है, यानी कि कम है वाटर रिसोर्सेज। देखा है ना, 3% ही है खाली यूजेबल वाली। हिली एरियाज़ में पानी की क्वालिटी अच्छी होती है, यानी कि पहाड़ों में, बिकॉज वहाँ पे पॉल्यूशन कम है। पॉल्यूशन कम क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन कम है, डेंसली ने पॉपुलेटेड नहीं है, कम लोग हैं, कम पॉल्यूशन कर रहे हैं। बट प्लेन्स में पानी की क्वालिटी बहुत बुरी है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, वो यूज़ करें पानी को, यूज़ करें पानी गंदा हो रहा है। तो प्लेन्स के अंदर पॉल्यूशन लेवल हाई होता है बिकॉज वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है, तो फार्मिंग की वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सब कुछ प्लेन से ही गंदा होता है हमारा पानी। समर सीजन में पॉल्यूशन लेवल हाई होता है बिकॉज पानी कम होता है रिवर्स के अंदर और पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। तो देयर आर 2 थिंग्स,
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारे पास, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है जिससे कि वाटर पोल्यूट ना हो। उसके साथ में स्टेट बोर्ड भी है, देयर आर ऑलमोस्ट 507 स्टेशंस, रिमेंबर इट फॉर योर एग्जाम्स। तो ये कंट्रोल करने की कोशिश करें पॉल्यूशन की। अब हमारी मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है? यमुना, जो दिल्ली तो इटावा तक सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड। एंड देयर इज साबरमती, गंगा कानपुर में, वाराणसी में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। एंड जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फ्लोराइड बहुत ज़्यादा आ रहा है वाटर जो है हमारा ग्राउंड वाटर उसके अंदर, तो इस वजह से ग्राउंड वाटर भी अब बेकार होता जा रहा है। रिवर्स को तो हम वैसे ही पॉल्यूट करें, तो अब क्या किया जाए? तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको कुछ प्लान्स, कुछ एक्ट्स बनाने की ज़रूरत है जिससे वाटर पोल्यूशन कम हो। तो देयर इज लेजिस्लेटिव प्रोविजंस एंड लॉज टू प्रिवेंट रिवर पॉल्यूशन। तो कुछ लॉज बना दो, कुछ एक्ट्स बनाओ जिससे रिवर पॉल्यूशन कम हो। तो बने हैं बहुत सारे, बट कोई भी इफेक्टिव नहीं रहा है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल ये 3-4 एक्ट्स आप रीड करो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में बना था, ये भी यूज़फुल नहीं रहा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट 1986, ये भी यूज़फुल नहीं रहा। उसके बाद 1971 में, ये दोनों यूज़फुल क्यों नहीं रहे? बिकॉज देयर वर 251 पॉल्यूटिंग फैक्ट्री जो रिवर के पास में एंड जो लेक्स के पास में बन गई थी। तो वो फैक्ट्री का सारा वेस्ट कहाँ जाएगा? रिवर के अंदर जाएगा, तो पॉल्यूशन तो हो गई। तो ये एक्ट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक वाटर सेस एक्ट बना 1977 में, दिस वॉज ऑल्सो इनइफेक्टिव। हेंस अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें अवेयर करने की ज़रूरत है लोगों को अभी भी कि वाटर पॉल्यूशन करना बंद कर दो। और उसका मेन तरीका क्या है? रीयूज़ एंड रिसाइकिल ऑफ वाटर। वही कि जो पानी यूज़ करे उसको रीयूज़ करो। सब्जियां धोई हैं पानी, तो उसको गमलों में डाल दो पानी करे। जब ब्रश करे हो तो टैप को बंद करो। तो रीयूज एंड रिसाइकिल ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम वाटर पोल्यूशन भी कम करें और वाटर का यूजेज भी कम करें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वाटर शेड मैनेजमेंट। इसमें से आपको क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आंसर आपको इसको इंस्टाग्राम नोट्स में मिल जाएगा, नहीं तो यही अगर आप इंस्टा यूज़ नहीं करते हो तो इसी को आप पॉइंट फॉर्म में बनाकर लिख सकते हो। तो वाटर शेड मैनेजमेंट मतलब क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। मैनेज करो वाटर को, कंजर्व करो और रीजेनरेट यानी कि वापस से उसको जेनरेट होने का टाइम दो, एंड जुडिशियसली यूज़ करो, तरीके से यूज़ करो वाटर को, उसको वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। तो हमें ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करने की ज़रूरत है। हमें जो सरफेस वाटर है यानी कि जो बारिश का पानी गिरता है वो रन ऑफ ना कर जाए, यानी कि वो बिल्कुल नालियों में ना चला जाए, बेकार जगह पे ना चला जाए, तो उसको करने की ज़रूरत है। स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर की, जो ग्राउंड वाटर है, जो वाटर टेबल है, उसको रिचार्ज होने का टाइम मिले, एंड कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज़। तो यही पॉइंट फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखना है। और वाटर शेड मैनेजमेंट का सबसे मेन चीज़ क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब तुम सोच रहे हो मैं तो कुछ नहीं करूँगा, तुमने अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगा रखी, तुम पानी वेस्ट कर रहे हो, तो क्या कुछ पॉसिबल है? नहीं। कम्युनिटी लेवल पे, सिंगल लेवल पे लोगों को वाटर को बचाने का सोचना होगा। देयर आर 2 प्रोग्राम्स, ये एग्जाम में आते हैं, हरियाली एंड नीरू मीरू। तो हरियाली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। कहाँ पे? ये रूरल एरियाज में होता है, ग्राम पंचायत इसको एग्जीक्यूट, देख रेख कौन करते हैं? ग्राम पंचायत करता है। इसलिए होता है ये जिससे कि जो गाँव है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर हो, इरिगेशन के लिए भी वाटर हो, फिशिंग के लिए भी, और ये फॉरेस्टेशन की पेड़ लगाए जाए, एंड उससे भी जो हमारा वाटर है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो और वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो रूरल एरियाज में इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज नीरू मीरू या इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज नीरू मीरू, या आंध्र प्रदेश में है। प्लस अरवरी पानी सांसद जो है हमारा अलवर के अंदर राजस्थान में, इन दोनों ने मिला के ये एक नीरू मीरू बनाई है टेक्निक। एंड इसमें क्या है? टैंक्स होते हैं और पॉन्ड्स, डग आउट पॉन्ड जो है, जैसे कि वाटर कलेक्ट हो जाए, और चेकआउट डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं जिससे कि पानी रुक जाए एक जगह पे एंड उसको हम फर्दर ऑन यूज़ कर पाए। अब वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना, यानी कि घर के छत के ऊपर, रूफ के ऊपर जो रेन वाटर आ रहा है उसको पाइप के थ्रू एक टैंक में, जैसे कि ये घर की छत है, ठीक है, यहाँ पे जो पानी आ रहा है ये टैंक में जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है कंपलसरी है, तमिलनाडु के हर एक घर के अंदर ये सिस्टम होना चाहिए। तो जब भी बारिश आएगी उसका पानी वेस्ट नहीं होगा, वो यूज़ हो जाएगा एंड उसको हम होममेड यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि घर का काम है तो उस वाले टैंक में से पानी निकाल के यूज़ कर लो। तो इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब हम पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे चीप और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है। इसमें क्या होता है, हम वेल, बोरवेल और पिट्स बना देते हैं घर के बराबर में, और घर के रूफ पे जो पानी पड़ता है वो जाके इकट्ठा हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अलग अलग 4 सिस्टम बता रखे हैं इसमें। 2 तो टैंक्स कंस्ट्रक्ट वाले हैं, एक है सरफेस वाटर को रोकने वाला। इसमें हम एक तरीके की वॉल्स बना देते हैं जिससे कि जो पानी है वो रुक जाए। तो वो चारों को आप एक बारी रीड कर लेना। एंड देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो। क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? क्या है? पानी बचाने के तरीके। तो वो 4 आपको रीड करने हैं। नेक्स्ट इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। जहाँ पे देखो ऐसा होता है कुछ इलाके हैं जहाँ पे बहुत पानी है
और कुछ इलाके जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो बोला गया है कि उन रिवर्स को इंटरलिंक कर दो जिससे कि जहाँ पे पानी नहीं है उस जगह तक भी पानी पहुँच जाए। एम्बैंकमेंट्स बनाओ, खुदाई करो, रिवर को उस जगह तक पहुँचा दो। नेक्स्ट इज ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी जो है उसको डिसलाइन करो, उसमें से नमक हटाओ, जिससे कि जिन एरियाज में पानी नहीं है हम उसको वहाँ तक पहुँचा पाए। तो डिसलाइनाइजेशन अगर टेक्निक बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई तो हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी पानी की, हम जो नमकीन पानी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, इसमें भी यही है। और एक नई आपकी अब ऐड हो गई है जन क्रांति अभियान 2015 एंड 16, जन क्रांति अभियान। तो दोनों ही पॉलिसीज़ में ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जो वाटर का यूजेज है उसको कम करो, वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करो, वाटर को कंजर्व करो, वाटर को मैनेज करो। तो वाटर की हमें किस लिए ज़रूरत होती है? ड्रिंकिंग के लिए, इरीगेशन के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमें वाटर की ज़रूरत है। तो इन सारी की सारी जो ये पॉलिसीज़ हैं इनका मेन एजेंडा यही है कि हर एक ह्यूमन बींग को और हर एक एनिमल तक वाटर पहुंचना चाहिए, और जो सरफेस वाटर है और जो ग्राउंड वाटर है वो रेगुलेट हो, यानी कि सरफेस वाटर भी हमारा इंक्रीज़ हो, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने का टाइम मिले, एंड लोगों को एजुकेट करा जाए जिससे कि वो इंडिविजुअल लेवल पे भी वाटर को कंजर्व करे। एंड जन क्रांति अभियान 2015 का मेन पॉइंट यही है कि बोला गया, गवर्नमेंट सेड दैट हर एक को पर कैपिटा वाटर यूजेज होनी चाहिए, यानी कि हर एक के पास वाटर होगा अवेलेबल यूजेज के लिए। तो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। आपका ज्योग्राफी का फुल सिलेबस खत्म है तो जाओ जाके अपनी ज्योग्राफी पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट में गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम देयर। नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो। Okay, so with this I'm ending today's video. I'll meet you in next video. Then bye bye and take care and do share the video with